हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। जो भारत छोड़ो आंदोलन है गांधी जी के नेतृत्व में तीसरा बड़ा आंदोलन था। किनके नेतृत्व में चलाया गया है? ये गांधी जी के नेतृत्व में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था। यानी कि जो भारत के समक्ष भारत में ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। उसके बाद हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ। भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ आरंभ के बाद हम भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम। भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम कार्यक्रम के बाद हम देखेंगे विस्तार। और जो इसका विस्तार हुआ है, जो यह इसकी प्रगति हुई है, वो हुई है 3 चरणों में। प्रथम चरण में यह शहरों में इसका प्रसार हुआ था, द्वितीय चरण में गांवों में प्रसार हुआ था, और जो तृतीय चरण है उसमें जो नेतृत्व है वो युवा युवा क्रांतिकारियों के हाथ में आ गया था, तथा रॉबिन हुड पद्धति और भूमिगत कार्य हुए थे तृतीय चरण में। इसके बाद हम देखेंगे सरकार के द्वारा सरकारी दमन व गांधी जी के द्वारा उपवास। सरकारी दमन व गांधी जी के द्वारा उपवास किया जाना। और अंत में हम देखेंगे जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका मूल्यांकन। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का कारण। इसका कारण क्या था? इससे पूर्व मैंने पढ़ाया था आपको क्रिप्स मिशन। तो पहला कारण इसका ये था कि संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन की असफलता। संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन की असफलता असफलता ने संवैधानिक विकास के मुद्दे पर ब्रिटेन के अपरिवर्तित रुख को उजागर कर दिया, तथा यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीयों की ज्यादा समय तक चुप्पी उनके भविष्य को ब्रिटेन के हाथों में सौंपने के समान होगी। इससे अंग्रेजों को भारतीयों से विचार विमर्श किए बिना उनके भविष्य के निर्धारण का अधिकार मिल जाएगा। तो पहला कारण तो ये था क्रिप्स मिशन की असफलता। दूसरा कारण था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1939 से 45 के मध्य, इसके कारण जो महंगाई, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बढ़ती हुई महंगाई, मूल्यों में बेहताशा वृद्धि हो चुकी थी। चावल, नमक इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के अभाव के कारण सरकार के विरुद्ध जनता में तीव्र असंतोष था। सरकार ने बंगाल, उड़ीसा की नावों को जापानियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने की वजह से जब्त कर लिया, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। और जापानी आक्रमण के वजह से ब्रिटेन ने असम, बंगाल और उड़ीसा में दमनकारी व भेदभावपूर्ण नीति का सहारा लिया था। दूसरा कारण ये था। इसके अलावा खाद्यान्न संकट जनता के, क्योंकि आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जापानी आक्रमण के भय के कारण आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण महंगाई बढ़ी। और जैसे महंगाई बढ़ेगी तो खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है ना। इसके अलावा कोलकाता सहित तटीय शहरों पर कड़े कानून लगाए गए। सब जो गाड़ियां, नावें आदि जब्त कर ली गई थी। इसके अलावा बंदरगाह बंद कर दिए गए थे, तो लोग बेरोजगार हो गए थे ना। उसके अलावा नहरों को खाली कर दिया गया था, इससे खेत सूख गए थे। जापान से लड़ने हेतु भारत में 3 केंद्र बनाए थे। कौन कौन से 3 केंद्र बनाए गए थे? पद्मा नदी, पद्मा नदी। इसके अलावा 3 केंद्र कौन कौन से थे? पद्मा नदी, पद्मा नदी के तट पर। दूसरा था रोची, दूसरा केंद्र था रांची, और तीसरा था इलाहाबाद। और यदि यहाँ भी ब्रिटेन की जो सेना है, यानी कि जो ब्रिटेन यदि यहाँ पर भी हार जाता है तो सब कुछ जलाकर इंग्लैंड लौट जाएंगे। ये इनका मकसद था। किनका? अंग्रेजों का। दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की पराजय नेक्स्ट कारण था। दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की पराजय। दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की पराजय तथा शक्तिशाली ब्रिटेन के पतन के समाचार ने असंतोष को व्यक्त करने की इच्छा शक्ति भारतीयों में जगाई। ब्रिटिश शासन के स्थायित्व से लोगों की आस्था कम होने लगी, तथा लोग डाकघरों एवं बैंकों से अपना रुपया वापस निकालने लगे।
बर्मा और मलाया खाली करने के ब्रिटिश सरकार के तौर तरीकों। इसके अलावा जब इन्होंने जो बर्मा और मलाया यानी कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश थे वहां पर जब जापानियों ने आक्रमण किया था तो उस समय उन्होंने जो भारतीयों के साथ जो नीति अपनाई थी, भारतीयों के साथ जो व्यवहार किया था, उसके कारण भी लोगों में असंतोष था। क्योंकि बर्मा और मलाया को खाली करने के ब्रिटिश सरकार के तौर तरीकों से काफी असंतोष फैला। सरकार ने यूरोपियन बस्तियों को खाली खाली करा ली तथा स्थानीय निवासियों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। यहाँ दो तरह की सड़कें बनाई गई थी, भारतीय शरणार्थियों के लिए काली सड़क और जो ब्रिटिश शरणार्थी थे उनके लिए सफेद सड़क। ब्रिटिश सरकार की इन हरकतों से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा तथा उनकी सर्वश्रेष्ठता की मनोवृत्ति उजागर हो गई। निराशा के कारण जापानी आक्रमण का जनता द्वारा कोई प्रतिरोध न किए जाने की आशंका से राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को संघर्ष प्रारंभ करना अपरिहार्य लगने लगा। तो ये है इसके कारण क्या है? क्रिप्स मिशन की असफलता, उसके अलावा बढ़ती हुई महंगाई, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बढ़ती हुई महंगाई के कारण खाद्यान्न संकट के अलावा इसका नेक्स्ट कारण था कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की स्थान स्थान पर पराजय हो रही थी, जिससे कि जो ब्रिटेन की अजेयता का भ्रम लोगों में टूट गया था। इसके अलावा जो दक्षिण पूर्वी एशिया में जब ब्रिटेन ने खाली कराया गया था, यानी कि ब्रिटेन जब वहां से पराजित हो गया था, वो वापस लौटते समय इन्होंने जो भारतीयों के समक्ष जो स्थानीय लोगों के समक्ष जो नीतियां अपनाई थी, जो व्यवहार किया था, वो बहुत बदतर था। यानी कि इन्होंने जो यूरोपियन बस्तियां खाली करा ली थी और जो स्थानीय लोग थे उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। इसके अलावा इनके साथ रंग भेद की नीति अपनाई गई थी, क्योंकि जो इनको जो सड़कें बनाई गई थी, यूरोपियन के लिए सफेद सड़क बनाई थी, भारतीय शरणार्थियों के लिए काली सड़क बनाई गई थी। और ब्रिटिश सरकार की इन हरकतों से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा और उनकी सर्वश्रेष्ठता की मनोवृत्ति उजागर हो गई। और निराशा के कारण जापानी आक्रमण का जनता द्वारा कोई प्रतिरोध नहीं किए जाने की आशंका से राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को संघर्ष प्रारंभ करना अपरिहार्य लगा। अब हम देखते हैं इसका आरंभ, भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ। आरंभ में हम सबसे पहले देखेंगे कि पहले तो जो कांग्रेस थी वो ब्रिटिश सरकार का समर्थन कर रही थी, लेकिन इस समय गांधी जी आक्रामक थे। गांधी जी आक्रामक थे, लेकिन अभी तक जो ब्रिटेन जो कांग्रेस कांग्रेस थी वो एक बड़ा आंदोलन चलाने के पक्ष में नहीं थी, या फिर मित्र राष्ट्रों के पक्ष में थी, ये मान लो। लेकिन गांधी जी इस समय आक्रामक हो गए। उन्होंने क्या कहा था कि अगर कांग्रेस मेरे आंदोलन का समर्थन नहीं होने देती तो मैं इस देश की बालू से ही, ये कथन इंपोर्टेंट है, इस देश की बालू से ही, मैं इस देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा। गांधी जी ने कहा है कब? जब कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के जो तौर तरीके हैं, या गांधी जी इस समय एक बड़ा आंदोलन करना चाहते थे जबकि कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी। कांग्रेस अभी जो ब्रिटिश राष्ट्र जो मित्र राष्ट्रों के पक्ष में थी, या जो मित्र राष्ट्रों के प्रति कांग्रेस को सहानुभूति थी। तो इस समय गांधी जी आक्रामक थे और उन्होंने क्या कहा कि अगर कांग्रेस मेरे आंदोलन को समर्थन नहीं देती है तो मैं इस देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा। ये कथन है गांधी जी का। इसके अलावा अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए जापान का साथ लेना इस प्रकार है कि बीमारी से बुरा इसका इलाज। ये कथन गांधी जी ने क्यों कहा है? क्या कहा है कि अंग्रेजों से छुटकारा पाने हेतु, अंग्रेजों से छुटकारा पाने हेतु जापान का सहारा लेना, जापान का सहारा लेना इस प्रकार है कि बीमारी से बड़ा उसका इलाज। यह कथन गांधी जी ने जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जब जापानियों की सहायता ली गई है उसके संदर्भ में कहा है। तो कांग्रेस के संदर्भ में तो गांधी जी ने क्या कहा था कि अगर कांग्रेस मेरे आंदोलन का समर्थन नहीं देती है तो मैं इस देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा। गांधी जी ने किसको संबोधित मतलब किसको लक्ष्य करके कहा है? कांग्रेस को लेकर।
जबकि सुभाष चंद्र बोस को लक्ष्य करके गांधी जी ने क्या कहा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस उस समय किनकी सहायता ले रहा था, जापान या धुरी राष्ट्रों की है, ओके। तो जो सुभाष चंद्र बोस को टारगेट करके गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए जापान का साथ लेना इस प्रकार है कि बीमारी से बुरा इसका इलाज। इसके बाद क्या होता है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में, कहाँ पर, वर्धा महाराष्ट्र में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है और पहली बार इसमें ब्रिटेन को भारत छोड़ो की योजना पर विचार किया। कब, 6 जुलाई 1942 को। और 14 जुलाई 1942 को गांधी जी के द्वारा रखा गया है ब्रिटिश विथड्रॉ फ्रॉम इंडिया, यानी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव गांधी जी के द्वारा रखा गया है। कब, 14 जुलाई को, कहाँ पर, वर्धा में। इसकी सूचना देने के लिए, यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व जो भारत छोड़ो प्रस्ताव गांधी जी के द्वारा रखा गया है वर्धा बैठक में, इसकी सूचना देने के लिए मीराबेन, कौन, मीराबेन को वायसराय से मिलने के लिए भेजा गया है। यानी कि वायसराय उस समय पर था कौन, लिथगो। वायसराय लिथगो से मिलने के लिए भेजा था कांग्रेस की ओर से मीराबेन को, लेकिन वायसराय ने मीराबेन से मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद क्या होता है, जो 1 अगस्त है, 1 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाते थे। 1 अगस्त 1920 को हुई थी तिलक की, जो बाल गंगाधर तिलक है, उनका देहांत हुआ था 1 अगस्त 1920 को। तो 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया था, इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया था। और नेहरू जी ने इसमें संबोधन किया था। तो नेहरू जी ने क्या कहा था, नेहरू जी ने कहा था कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम आग से खेलने जा रहे हैं, इसमें तलवार का वार, इसमें तलवार का वार, तलवार का वार, हम आग से खेलने जा रहे हैं या हम दोधारी तलवार से खेल रहे हैं, इसमें तलवार का वार हमारे पर भी घाव कर सकता है, हमारे पर भी घाव कर सकता है। हम दुधारी तलवार से खेलने जा रहे हैं या हम आग से खेलने जा रहे हैं, इसमें तलवार का वार हमारे पर भी घाव कर सकता है, मगर हम बेबस है। यानी कि नेहरू जी के द्वारा क्या कथन कहा गया है कि हम दुधारी तलवार से खेलने जा रहे हैं, इसमें तलवार का वार हम पर भी हो सकता है, लेकिन हम पर भी घाव कर सकता है या हम पर भी हो सकता है, लेकिन हम बेबस है, यानी कि हम आंदोलन करने के लिए बेबस है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने हमारे समक्ष इसके अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। क्योंकि यदि हम जो आंदोलन नहीं करेंगे तो जापान के द्वारा मारे जाएंगे, और यदि आक्रमण करते हैं तो ब्रिटिश सरकार हमारा दमन करेगी। तो ये कथन किनका है, नेहरू जी का। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि यह आंदोलन अल्पकालिक होगा, यानी कि यह आंदोलन अल्पकालिक होगा मगर भयंकर होगा मगर भयंकर होगा। किनका कथन था, वल्लभ भाई पटेल का। यह आंदोलन अल्पकालिक होगा मगर भयंकर होगा। किसने संबोधित किया था ये, इलाहाबाद में, जब जो बाल गंगाधर तिलक है उनका दिवस मनाया जा रहा था 1 अगस्त 1942 को। उसके बाद क्या होता है, 7 अगस्त 1942 को मुंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें नेहरू के द्वारा, कब हो रही है, 7 अगस्त 1942 को बैठक होती है। इसमें 7 अगस्त 1942 को मुंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें नेहरू जी के द्वारा क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन, यानी कि भारत छोड़ो प्रस्ताव, भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जा रहा है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव रखा गया है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और इसमें कहा गया कि यह प्रस्ताव धमकी नहीं है, यानी कि हम ब्रिटिश सरकार को धमकी नहीं दे रहे हैं, बल्कि यह एक निमंत्रण है।
शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण का, यानी कि हमें शांतिपूर्ण जो सत्ता को ट्रांसफर कर दे हमें, यानी कि ये चाहते थे कौन, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है कि यह सरकार को धमकी नहीं है बल्कि यह निमंत्रण है शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण का, कि ब्रिटेन शांति से भारत को सत्ता का हस्तांतरण कर दे। ये हम ब्रिटिश सरकार को निमंत्रण देते हैं। किनका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का। पटेल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो भारत छोड़ो प्रस्ताव, जो कि किसने रखा है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसका समर्थन किया और 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पर मतदान हुआ तथा प्रस्ताव पारित हो गया। तो प्रस्ताव कब पारित हुआ है? प्रस्ताव पारित हो गया है 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित हो गया, इस पर मतदान हुआ और प्रस्ताव पारित हो गया। इस दौरान गांधी जी ने एक लंबा भाषण दिया। इस भाषण पर पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि उस दिन गांधी जी देवीय या पैगंबर की प्रेरक शक्तियों के वाहक लग रहे थे। देवीय या पैगंबर की प्रेरक शक्तियों के वाहक लग रहे थे। किनका कथन है? पट्टाभी सीतारामैया का। जो गांधी जी के द्वारा जो उद्बोधन किया गया है 8 अगस्त 1942 को, कहाँ पर? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। ओके, कहाँ पर हुआ है? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है और वहां पर भारत छोड़ो ये बैठक होती है 7 अगस्त 1942 से। और 8 अगस्त 1942 को जो भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया है, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। समर्थन दिया है इसे वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। ओके, और गांधी जी के द्वारा जब संबोधन किया जाता है उसमें क्या कहा जाता है? जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम बताया गया। इसके अलावा कांग्रेस के नेता अगर गिरफ्तार किए जाते हैं तो स्वाधीनता प्रेमी लोग स्वयं के मार्गदर्शन से आंदोलन को आगे जारी रखे। यानी कि गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि अगर जो कांग्रेस के जो नेता है उनको सरकार गिरफ्तार कर लेती है तो लोग स्वयं अपने मार्गदर्शन से आंदोलन को जारी रखे। जो भारत छोड़ो प्रस्ताव है इस पर विभिन्न दलों में प्रतिक्रियाएं हुई। जैसे कि सप्रू ने क्या कहा कि यह असामयिक है। क्या कहा है तेज बहादुर सप्रू ने? यह असामयिक और अविचारित है। यह असामयिक और अविचारित है। गांधी जी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। किन्होंने कहा है? तेज बहादुर सप्रू, जो कि लिबरल दल के नेता थे। जबकि जिन्ना ने क्या कहा है? जिन्ना ने इसका विरोध करते हुए कहा कि गांधी जी की यह भूल है। मतलब गांधी जी ने यह हिमालयन जैसी भूल की है, हिमालयन भूल है। गांधी जी की यह हिमालयन भूल है और इससे क्या फैलेगी? अराजकता। इससे अराजकता फैलेगी। किससे? भारत छोड़ो प्रस्ताव से अराजकता फैलेगी। ये किसने कहा है? मोहम्मद अली जिन्ना ने। जबकि जो कुंजरू है, हरदेनाथ कुंजरू, उन्होंने क्या कहा था कि यह देश के विरुद्ध आंदोलन है। देश के विरुद्ध आंदोलन। किन्होंने कहा है? हरदेनाथ कुंजरू ने कहा है कि यह देश के विरुद्ध आंदोलन है। जिन्ना ने कहा यह गांधी जी की हिमालयन भूल है और इससे अराजकता फैलेगी। जबकि हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, अकाली दल, उदारवादी सब इस प्रस्ताव के खिलाफ थे। यानी कि अधिकांश दल इस प्रस्ताव के खिलाफ थे, लेकिन कांग्रेस ने इसका समर्थन किया। कब? और कांग्रेस ने इसका समर्थन किया, वह प्रस्ताव पारित कर दिया था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 की रात को गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में नारा दिया है। कौन सा? करो या मरो। करो या मरो का नारा दिया है गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को। कहाँ? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। इसका मतलब है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। करो या मरो का मतलब क्या है कि या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या हम इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे।
लेकिन अपनी गुलामी को देखने के लिए हम अब और इससे और अधिक जिंदा नहीं रहेंगे। गांधी जी ने क्या कहा था कि मैं एक मंत्र देता हूँ, एक छोटा सा मंत्र है जो आपको देता हूँ, उसे आप अपने हृदय में अंकित कर सकते हैं और प्रत्येक सांस के द्वारा इसे व्यक्त कर सकते हैं। और यह मंत्र है कौन सा? करो या मरो। करो या मरो का मतलब क्या होगा कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे और या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए अब हम और जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये है करो या मरो। करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा कहाँ पर दिया गया है? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 की रात को। और करो या मरो नारे के साथ ही जनता को आंदोलन हेतु गांधी जी ने निर्देशित किया। उसी रात्रि को यानी कि 8 अगस्त और 9 अगस्त की रात्रि को लगभग 12 बजे, 12 बजे का मतलब है 12 बजे टाइम, घड़ी में टाइम दिखाता है 00। तो इस कारण इसे क्या कहा जाता है? जीरो ओवर। इसको कहा जाता है जीरो ओवर। तो जैसे ही 8 अगस्त और 9 अगस्त की जो मध्य रात्रि है यानी कि 12 रात बजे, उसी रात के ठीक 12 बजे सरकार के द्वारा चलाया गया है ऑपरेशन जीरो ओवर। कौन सा? ऑपरेशन जीरो ओवर। सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया। 9 अगस्त प्रातःकाल तक सभी कांग्रेस के सभी 9 अगस्त प्रातःकाल तक सभी कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि 8 अगस्त की मध्यरात्रि, 8 अगस्त में रात में गांधी जी के द्वारा लोगों को संबोधित करते हुए करो या मरो का नारा दिया गया और गांधी जनता को आंदोलन हेतु निर्देशित कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा। और 8 अगस्त और 9 अगस्त की मध्यरात्रि को यानी कि लगभग 12 बजे यानी कि 00 ओवर पर सरकार के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन जीरो ओवर। ऑपरेशन जीरो ओवर का मेन लक्ष्य क्या था कि जो कांग्रेस के सभी बड़े नेता है जो आंदोलन कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करना। और 9 अगस्त के प्रातःकाल तक सभी नेताओं को सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इनमें जो महात्मा गांधी, इनमें प्रमुख थे महात्मा गांधी, इसके अलावा कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, महादेव, जो महात्मा गांधी, उसके अलावा है प्यारेलाल। महात्मा गांधी के जो सचिव थे कौन? प्यारेलाल, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू और महादेव देसाई। इन सबको रखा गया था आगा खा पैलेस पूना में। कहाँ पर? आगा खा पैलेस। आगा खा पैलेस में कौन कौन को रखा गया है? प्यारेलाल, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू और इसके अलावा है महादेव देसाई। जो महादेव देसाई है उनकी 15 अगस्त 1942 को जो गिरफ्तारी के दौरान ही मृत्यु हो जाती है। किनकी? महादेव देसाई। ओके। तो पूना के आगा खा पैलेस में किन किन को रखा गया है? महात्मा गांधी, इसके अलावा कस्तूरबा गांधी, प्यारेलाल और सरोजनी नायडू और महादेव देसाई। महादेव जो कस्तूरबा गांधी है उसकी भी जो गिरफ्तारी के दौरान मृत्यु हो जाती है। कब? 22 फरवरी 1944 को। 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है, जबकि महादेव देसाई की होती है 15 अगस्त 1942 को मृत्यु। यानी कि जो गिरफ्तारी के दौरान इनमें 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की। इनको सबको कहाँ पर गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया है? आगा खा पैलेस पूना में। इसके अलावा जो राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने हैं बाद में जाके, इनको रखा गया है बांकीपुर जेल। कहाँ पर है? पटना, एट प्रेजेंट बिहार। मौलाना आजाद को रखा गया है बाकुंडा जेल में। मौलाना आजाद को रखा गया है मौलाना आजाद को रखा गया था बाकुंडा जेल, बाकुंडा जेल जो कि पड़ती है पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में किन्हें रखा गया है? मौलाना आजाद को। इसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था बरेली अल्मोड़ा जेल में। कहाँ पर रखाया गया है जवाहरलाल नेहरू को?
अल्मोड़ा जेल कहाँ पर? बरेली। बरेली में रखा गया है जवाहरलाल नेहरू को, जबकि जयप्रकाश नारायण को रखा गया है हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल, हजारीबाग जेल में रखा गया है जयप्रकाश नारायण को। जेबी कृपलानी को रखा गया था अहमदनगर, महाराष्ट्र। जेबी कृपलानी को रखा गया है अहमदनगर, महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन आते हैं, मतलब मिलान में आते हैं क्वेश्चन कि किसको कहाँ रखा गया है। महात्मा गांधी, प्यारेलाल, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू और महादेव देसाई को रखा गया है आगा खा पैलेस, पूना। दूसरा, राजेंद्र प्रसाद को रखा गया है बांकीपुर, पटना में। इसके अलावा जो मौलाना आजाद को रखा गया है बाकुंडा, पश्चिमी बंगाल। जबकि जवाहरलाल नेहरू को रखा गया है बरेली, अल्मोड़ा में। जयप्रकाश नारायण को रखा गया था हजारीबाग, हजारीबाग झारखंड। और जबकि जेबी कृपलानी को रखा गया था अहमदनगर, अहमदनगर महाराष्ट्र। तो ये है। और जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार के द्वारा जब ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार करके कौन कौन सी जेल में रखा गया है। सभी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। इस कारण इस आंदोलन को बोलते हैं स्वतः स्फूर्त आंदोलन। स्वतः स्फूर्त आंदोलन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत जब सभी बड़े नेताओं को, सभी कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके बाद भी यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त तरीके से तेजी से आगे बढ़ता है। इस कारण इसे कहा जाता है स्वतः स्फूर्त आंदोलन। इसके अलावा इस आंदोलन को कहा जाता है अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति क्यों कहा जाता है? अगस्त क्रांति कहे जाने का कारण यह है कि यह आंदोलन जैसे ही कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो यह आंदोलन आ जाता है युवाओं के हाथों में। और जब युवाओं के हाथों में आ जाता है तो एक प्रकार से यह आंदोलन हिंसक आंदोलन हो जाता है। इस कारण से इसे कहा जाता है अगस्त क्रांति। स्वतः स्फूर्त तरीके से आगे बढ़ा, उग्र एवं युवा लोगों का बाहुल होने के कारण आंदोलन हिंसक हो गया। इस कारण इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस संबंध में लुई फिशर का एक प्रमुख कथन है। लुई फिशर ने क्या कहा है? लुई फिशर ने कहा है कि जैसे ही गांधी जी जेल के दरवाजे के अंदर गए, जैसे ही गांधी जी को जेल के दरवाजे में बंद किया या जेल के दरवाजे के अंदर गए, बंद किया, वैसे ही हिंसा की धारा जैसे ही गांधी जी को जेल के बंद किया गया, वैसे ही हिंसा की धारा दरवाजे के बाहर आ गई। ये किसका कथन है? लुई फिशर का। जो लुई फिशर है उन्होंने क्वाइट इंडिया शब्द दिया। भारत छोड़ो शब्द किसने दिया है? लुई फिशर के द्वारा ही दिया गया है। जो लुई फिशर अमेरिकन पत्रकार थे जिन्होंने गांधी जी की जीवनी लिखी है, गांधी जी के जीवनीकार भी थे और आंदोलन में गांधी जी के साथ रहे। लुई फिशर एक पत्रकार है, अमेरिकन पत्रकार है, जो गांधी जी के जीवनीकार भी थे, जो गांधी जी के साथ आंदोलन में रहे थे। इन्होंने शब्द दिया है कौन सा? क्वाइट इंडिया। क्वाइट इंडिया शब्द किसने दिया है? शब्द दिया है लुई फिशर के द्वारा। और गांधी जी के उस संबंध में इन्होंने क्या कहा है कि जैसे ही गांधी जी को जेल के दरवाजे के अंदर बंद किया, वैसे ही जो हिंसा दरवाजे से बाहर आ गई। तो अभी तक हमने क्या देखा है? भारत छोड़ो आंदोलन का कारण, उसके बाद हमने इसके कारण के बाद हमने इसका देखा है प्रारंभ। प्रारंभ कहाँ होता है? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। किनके द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। समर्थन दिया जाता है पटेल के द्वारा। और जबकि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो लुई फिशर ने उनके संबंध में क्या कहा कि जैसे ही गांधी जी को जेल के दरवाजे के अंदर बंद किया जाता है, वैसे ही हिंसा दूसरे दरवाजे से बाहर आ जाती है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? अगस्त क्रांति। इसके अलावा स्वतः स्फूर्त आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि 8 अगस्त की मध्यरात्रि, 8 और 9 अगस्त की मध्यरात्रि यानी कि लगभग 12 बजे सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन लागू किया जाता है, ऑपरेशन जारी किया जाता है, ऑपरेशन जीरो ओवर, जिसके तहत
कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो नेतृत्व विहीन हो जाने के कारण आंदोलन ये स्वतः स्फूर्त तरीके से आगे बढ़ा है। इस कारण इसे कहा जाता है स्वतः स्फूर्त आंदोलन। अब हम इसके पढ़ेंगे कार्यक्रम। कार्यक्रम कार्यक्रम गांधी जी के द्वारा 12 सूत्री कार्यक्रम जारी किया गया था कांग्रेस ने। इसमें था कि सरकारी कर्मचारी पहले तो जो असहयोग आंदोलन और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें क्या कहा था गांधी जी के द्वारा कि ये अपने पदों से त्यागपत्र दे। लेकिन अब इसमें क्या कहा था गांधी जी ने, क्या जो कार्यक्रम क्या तैयार किया था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी में रहते हुए, यानी कि नौकरी तो वो करे ब्रिटिश सरकार की, लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखे। कांग्रेस का मतलब है, कांग्रेस का मतलब उस समय था देश के प्रति निष्ठा रखे। पहला कार्यक्रम क्या था कि जो सरकारी कर्मचारी है नौकरी में रहते हुए देश के प्रति निष्ठा रखे। दूसरा कार्यक्रम ये था कि जो सैनिक है वो सैनिकों के पदों से त्यागपत्र न दे, बल्कि देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। यानी कि जो सेना में तो रहेंगे लेकिन देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। यह है इनका दूसरा कार्यक्रम। जबकि तीसरा है कि छात्र आज़ादी मिलने तक शिक्षण संस्थान छोड़ दे। इन्होंने कहा कि यदि छात्र आज़ादी मिलने तक संघर्ष करना चाहता है तभी वो शिक्षण संस्थान छोड़े। छात्रों को इस शिक्षण संस्थान छोड़ने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि जो छात्र है, जो युवा नेता है, वो ही जो आंदोलन का नेतृत्व कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि जो राजा है या शासक है, वो जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ले। जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ले, यानी कि जो राजा महाराजा जो शासक है वो ब्रिटिश सत्ता की बजाय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ले, और जनता अपने आप को भारत का अंग समझे। जनता, जो संपूर्ण जनता है, यानी कि जो ब्रिटिश भारत की जनता है और जो रियासत की जनता है, वो स्वयं को भारत का अंग समझे। जनता स्वयं को भारत का अंग समझे और जो राजा महाराजा है वो जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करे, न कि ब्रिटिश सरकार की। इसके अलावा जो जमींदार है, जमींदार यदि सरकार के प्रति निष्ठावान है, यदि जमींदार सरकार के प्रति निष्ठावान है तो जनता लगान न दे। और यदि जमींदार लोगों का समर्थन करती है या आंदोलन का समर्थन करती है तभी जनता जमींदार को लगान दे। जमींदार जनता या काश्तकार का सहयोग करे, अन्यथा लगान नहीं। जमींदार यदि जनता और काश्तकारों का सहयोग नहीं करती है तो उनको लगान नहीं देना चाहिए। इसके अलावा विधानसभाओं से त्यागपत्र दे दे। विधानसभाओं से त्यागपत्र दे दे, यानी कि जो विधानसभा है उनसे त्यागपत्र दे दे। लेकिन अगर दोबारा चुनाव होता है, अगर दोबारा चुनाव है तो चुनाव में भी भाग ले। पहले यदि त्यागपत्र देती है तो त्यागपत्र दे, विधानसभाओं से त्यागपत्र दे, और अगर दोबारा चुनाव होता है तो पुनः चुनाव में भाग ले। जो यह कार्यक्रम है वो हरिजन पत्रिका में प्रस्तुत किया गया था। हरिजन पत्रिका में प्रस्तुत किया गया था किनके द्वारा? मशरूम वाला के द्वारा। किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मशरूम वाला के द्वारा। जो ये कार्यक्रम है कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन का जो कार्यक्रम है वो प्रस्तुत किया गया है हरिजन पत्रिका में। तो ये है इनका कार्यक्रम में क्या कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी है वो अपनी नौकरी से त्यागपत्र नहीं दे, यानी कि नौकरी में रहते हुए कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखे। दूसरे है जो सैनिक है अपने सैन्य पदों से इस्तीफा न देकर सेना में रहे लेकिन देशवासियों पर गोली नहीं चलाए। इसके अलावा छात्र आज़ादी मिलने तक शिक्षण संस्थान छोड़ दे। किसान करों की अदायगी ना करे, और जो राजा महाराजा है वो ब्रिटिश सरकार की बजाय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करे, और जो जनता है ब्रिटिश प्रांतों की जनता और रियासतों की जनता स्वयं को भारत का अंग समझे। और जो जमींदार है यदि काश्तकारों और जनता का सहयोग नहीं करता है तो उसे लगान मत दो। इसके अलावा विधानसभाओं से त्यागपत्र दे दो, और यदि पुनः चुनाव होते हैं तो पुनः चुनाव में भाग लो। अब हम पढ़ेंगे क्या? जो भारत छोड़ो आंदोलन है
UIM है इसका प्रसार, प्रसार या विस्तार। भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार किस प्रकार से हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन है उनका प्रसार हुआ है 3 चरणों में। 3 चरणों में इसका प्रसार हुआ है। 3 चरणों में प्रथम चरण में यह आंदोलन शहरी वर्ग तक, जो शहरी क्षेत्रों तक सीमित था, शहरी क्षेत्र तक सीमित था प्रथम चरण में आंदोलन। इस समय जन विद्रोह की स्थिति बन चुकी थी, जैसे कि जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया, सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहराया, सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी, पुल उड़ा दिए, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, तार एवं टेलीफोन की लाइनें काट दी गई, शिक्षण संस्थाओं में छात्रों ने हड़ताल कर दी, छात्रों के द्वारा जुलूस निकाले गए, उन्होंने गैर कानूनी पर्चे लिखे, जगह जगह उन्हें बांटने लगे और भूमिगत कार्यकर्ताओं के लिए संदेश वाहक का कार्य किया। यह आंदोलन कहाँ कहाँ रहा? मेनली अहमदाबाद। अहमदाबाद को कहा जाता है क्या? अहमदाबाद में मजदूरों ने हड़ताल कर दी, 3 माह तक लगातार हड़ताल कर दी। इसके कारण इसे कहा जाता है भारत का स्टालिनग्राद। भारत का स्टालिनग्राड। भारत का स्टालिनग्राड किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को, क्योंकि यहाँ पर मजदूरों ने हड़ताल कर दी। स्टालिनग्राड बेसिकली पड़ता है कहाँ पर? रूस में। ओके। इसके अलावा पटना में पटना हत्याकांड हुआ था, पटना हत्याकांड हुआ है पटना में। इलाहाबाद में भी इसका प्रसार था, इलाहाबाद। इसके अलावा इसका सर्वाधिक प्रभाव या सर्वाधिक हिंसा कहाँ पर, वो सर्वाधिक हिंसा और सर्वाधिक गिरफ्तारियां कहाँ पर हुई थी? बम्बई में, क्योंकि वहाँ यहाँ से ही इस आंदोलन प्रारंभ हुआ था और इसका प्रसार मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में था। जबकि जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में क्या हुआ था? इस चरण में आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित होने का कारण क्या था? क्योंकि शहरों में जब सरकार के द्वारा धर्मन चक्र प्रारंभ होने के कारण आंदोलन गाबों की ओर फैल गया था और इसका नेतृत्व मुख्यतः विद्यार्थियों और युवाओं के द्वारा किया गया। इस चरण में कई सारी समानांतर सरकारें स्थापित हुई। जो समानांतर सरकारें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भारत छोड़ो आंदोलन से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ से बनता है, समानांतर सरकारों से। तो समानांतर सरकार का मतलब ये है कि एक तो ब्रिटिश सरकार की, जो ब्रिटिश है उनकी सरकार थी सेंटर में, यानी कि एक तो सरकार थी किनकी? ब्रिटेन के लोगों के द्वारा या ब्रिटिश सरकार के द्वारा सरकार बनाई गई थी, जबकि दूसरी सरकार क्रांतिकारियों के नेतृत्व में बनाई गई थी। ओके। तो जो ब्रिटिश प्रांत थे, एक तो ब्रिटिश सरकार के जो ब्रिटिश है उनकी सरकार बनी थी और दूसरी आंदोलनकारियों के नेतृत्व में सरकार बनाई गई थी। जैसे कि बलिया में बनाई गई थी, यानी कि पहली जो समानांतर सरकार है वो बलिया में बनाई गई थी। बलिया पड़ता है यूपी, एट प्रेजेंट पड़ता है बलिया यूपी में। इसके संस्थापक थे चित्तू पांडे, और यह पहली समानांतर सरकार थी। तो पहली समानांतर सरकार कहाँ थी? बलिया में, जिसके संस्थापक कौन थे? चीतू पांडे। और यह सरकार लगभग 1 सप्ताह तक अस्तित्व में थी। ओके। और इसका इन्होंने क्या क्या काम किए थे? इन्होंने जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे जो जेल में पहले बंद कर रखे थे, उनको रिहा कर दिया गया था और बाद में इसका बलूची टुकड़ी ने इसका दमन करके सचिवालय पर कब्जा कर लिया। तो पहली सरकार कौन सी थी? बलिया में बनी थी। किसके नेतृत्व में? चेतु पांडे के नेतृत्व में। यह पहली समानांतर सरकार थी। दूसरी है तामलुक, जो पड़ती है मिदनापुर पड़ता है बंगाल में। तो दूसरी समानांतर सरकार थी कहाँ पर? तामलुक, मिदनापुर, बंगाल में। यहाँ पर बनी है 17 दिसंबर 1942 को। इनका नेतृत्व किया है तामलुक सरकार का सतीश सावंत ने। सतीश सावंत के नेतृत्व में बनती है तामलुक में दूसरी सरकार, जिसको कहा जाता है ताम्रलिप्ति जातीय सरकार। ताम्रलिप्ति जातीय सरकार कहाँ पर बनी है? सतीश सावंत के नेतृत्व में 17 दिसंबर 1942 को तामलुक, मिदनापुर, बंगाल में। जो इस सरकार के 3 विभाग थे, कौन कौन से? गुरिल्ला विभाग, स्वयंसेविका विभाग और प्रशासनिक विभाग।
इस सरकार के द्वारा कई कार्य भी किए गए थे, जैसे तूफान से प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए लगभग 7,900 रुपये धन इकट्ठा किया गया, स्कूलों को अनुदान दिया गया, समझौता अदालतों को गठन करके 1681 मामलों का निस्तारण किया गया, धनी लोगों का अतिरिक्त धन गरीबों में वितरित किया गया, विद्युत वाहिनी सेना बनाई गई। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। जो विद्युत वाहिनी सेना किनके द्वारा बनाई गई है? ताम्रलिप्ति सरकार के द्वारा विद्युत वाहिनी सेना बनाई गई, और इस सेना से एक बार मुठभेड़ में 73 वर्षीय मातंगिनी हजारा मारी गई थी। और इसके 3 स्थानों पर मुख्यालय थे, नंदीग्राम, तामलुक और महिषादल। इस सरकार का मुखपत्र था विप्लवी। कौन सा मुखपत्र था? यानी इस सरकार का मुखपत्र था विप्लवी। और जो सितंबर 1944 में यह सरकार भंग कर दी, सरकार के द्वारा यह सरकार भंग कर दी गई थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो दूसरी सरकार कौन सी थी? तामलुक सरकार, मिदनापुर, बंगाल में 17 दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक। और इसे कहा जाता है ताम्रलिप्ति जातीय सरकार। किसके नेतृत्व में? सतीश सावंत के नेतृत्व। तीसरी सरकार बनती है सतारा, या तीसरी जो समांतर सरकार बनती है सतारा, महाराष्ट्र में। जो तीसरी समांतर सरकार बनती है सतारा, महाराष्ट्र में, किसके नेतृत्व में? वाई बी चौहान और अच्युत पटवर्धन। वाई बी चौहान और अच्युत पटवर्धन के नेतृत्व में। कहाँ पर बनती है? सतारा, महाराष्ट्र में। इस सरकार को जो सतारा, महाराष्ट्र में जो सरकार बनती है उसे कहा जाता है प्रति सरकार। ताम्लुक सरकार को कहा जाता था ताम्रलिप्ति जातीय सरकार, जबकि इसको कहा जाता है प्रति सरकार। प्रति सरकार कहाँ पर बनी है? सतारा, महाराष्ट्र में। किनके नेतृत्व में? वाई बी चौहान, अच्युत पटवर्धन, और इनका मैंने नेतृत्व किया था नाना पाटिल ने। किन्होंने? नाना पाटिल, वाई बी चौहान और अच्युत पटवर्धन के नेतृत्व में कौन सी सरकार बनती है? सतारा, जो कि प्रति सरकार के रूप में विख्यात थी। और जो सतारा की सरकार है उनका जो सतारा में एक और रियासत है, उनका संविधान बनाया गया था स्वयं गांधी जी के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट केंद्र थे, यानी कि अन्य स्थानों पर जो सरकार प्रति सरकार है समांतर सरकार बनी है। इसके अलावा तलचर, उड़ीसा में। कहाँ पर? तलचर, उड़ीसा में। किनके नेतृत्व में बनी है? पासी मौलिया के नेतृत्व में। पासी मौलिया के नेतृत्व में और लक्ष्मण नायक, पासी मौलिया और लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में बनती है तलचर, उड़ीसा में समानांतर सरकार। इसके अलावा बनती है वसुदेवपुर, उड़ीसा में सरकार बनती है गौरांग मोहंती और रामला प्रसाद के नेतृत्व में। कहाँ पर? वसुदेवपुर, उड़ीसा में। किनके नेतृत्व में बनती है सरकार? गौरांग मोहंती और रामला प्रसाद के नेतृत्व में। तो ये है प्रति सरकार। प्रति सरकार एक नहीं, समांतर, ये है समानांतर सरकारें। समानांतर सरकारें कहाँ कहाँ पर बनती है? तो समानांतर सरकारें कहाँ कहाँ पर बनती है? पहली है कहाँ पर? बलिया। बलिया कहाँ पर है? यूपी में। यूपी में किनके नेतृत्व में बनती है सरकार? जो चेतु पांडे के नेतृत्व में। चेतु पांडे के नेतृत्व में बनती है यूपी में। इसके अलावा तामलुक, मिदनापुर, बंगाल में बनती है तामलुक। मिदनापुर में जो सरकार बनती है उसे कहा जाता है ताम्रलिप्ति जातीय सरकार। किसके नेतृत्व में बनती है ये सरकार? सतीश सावंत के नेतृत्व में। सतीश सावंत के नेतृत्व में बनती है ताम्रलिप्ति जातीय सरकार। तीसरी सरकार बनती है सतारा, महाराष्ट्र में। जो सतारा, महाराष्ट्र में बनती है सरकार नाना पाटिल, इसके अलावा वाई बी चौहान और अच्युत पटवर्धन के नेतृत्व में बनती है यहाँ पर प्रति सरकार। इसके अलावा नेक्स्ट जो सरकार बनती है, अगला है बनती है तलचर। कहाँ पर? तलचर, उड़ीसा में बनती है लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में। इसके अलावा वसुदेवपुर, जो उड़ीसा में ही बनती है एक सरकार,
वसुदेवपुर उड़ीसा में बनती है। किनके नेतृत्व में? गौरांग मोहंती और रामला प्रसाद के नेतृत्व में बनती है वसुदेवपुर उड़ीसा में। तो ये है कुछ प्रति सरकारें, ये है कुछ समानांतर सरकारें जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों या आंदोलनकारियों के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार है उनका शासन समाप्त करके स्वयं के द्वारा जो सरकार बनाई जाती है उन्हें कहा जाता है समानांतर सरकारें। तो अभी तक हमने पढ़ा है, इसका जो विस्तार पढ़ रहे थे, विस्तार में हमने अभी तक पढ़ रहा है प्रथम चरण पढ़ चुके और द्वितीय चरण। प्रथम चरण कहाँ तक रहा है? शहरों तक सीमित रहा है। द्वितीय चरण जो गांवों की ओर बढ़ा है, और गांवों में जो द्वितीय चरण के दौरान जो समानांतर सरकारें गठित हुई है उनके बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा चरण। तीसरे चरण में जो आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः युवाओं के हाथ में आ गया था। युवाओं और क्रांतिकारियों के नेतृत्व में जो युवाओं और क्रांतिकारियों के हाथों में आ गया था, इस कारण जो है ये आंदोलन का यह सर्वाधिक हिंसक चरण रहा है। सर्वाधिक हिंसक चरण क्यों रहा है? क्योंकि इसका नेतृत्व युवाओं के हाथ में आ गया। और जो तीसरा चरण है उसमें दो पद्धतियां फेमस है। कौन कौन सी? एक तो भूमिगत गतिविधियां, कौन सी? भूमिगत गतिविधियां रही है, और इसके अलावा कर्नाटक पद्धति। कर्नाटक पद्धति इसे कहा जाता है रॉबिन हुड पद्धति। रॉबिन हुड पद्धति या कर्नाटक पद्धति। जो भूमिगत गतिविधियां है उनमें क्या है? इनमें है कि सरकारी दमन के चलते जो समाजवादी दल है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, गांधी जी आश्रम के जो अनुयायी थे वो भूमिगत रहते हुए आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। भूमिगत गतिविधियों में क्या हुआ था? सरकारी दमन के कारण जो समाजवादी दल है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, गांधी जी के जो आश्रम के अनुयायी थे उन्होंने भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। इस दौरान इन्होंने जो हथियारों की आपूर्ति की थी, स्वयंसेवकों की भर्ती, सरकारी संपत्ति को नष्ट करना, इसके अलावा संचार परिवहन के साधनों को उड़ाना, इनके कार्य थे, क्रांतिकारी कार्य थे। क्रांतिकारी कौन कौन से थे इनके? कि इन्होंने हथियारों की आपूर्ति की है आंदोलनकारियों को, इसके अलावा स्वयंसेवकों की भर्ती, सरकारी संपत्ति को नष्ट किया है, संचार परिवहन के साधनों को नष्ट कर दिया, सरकार के जो संचार साधन थे उनको नष्ट कर दिया। इसके अलावा इन्होंने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की है। भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की है। भूमिगत रेडियो स्टेशन लगाकर जनता तक सूचनाएं प्रेषित करने का कार्य किया था। और इनमें कौन कौन से नेता थे? प्रमुखतः इनमें नेता थे जयप्रकाश नारायण। जो जयप्रकाश नारायण थे उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल में। लेकिन इन्होंने क्या किया? जो आजाद दस्ते के सहयोग से ये हजारीबाग जेल से रिहा हो गए थे, और इन्होंने रांची, गया और बम्बई को केंद्र बनाया था अपना। इन्होंने अपने आंदोलन का केंद्र कहाँ बनाया था? रांची, बम्बई और गया को। स्वयंसेवकों को भर्ती किया गया इनके द्वारा एवं सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। 2 वर्ष तक इन्होंने लगातार भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण। हम पढ़ रहे हैं आंदोलन के प्रसार का तीसरा चरण। तीसरा चरण में जयप्रकाश नारायण, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, छोटा भाई पुराणिक, अरुणा आसिफ अली, स्नेहलता, कनकलता, आरपी गोयनका। तो ये इन्होंने नेतृत्व किया है तीसरे चरण का। कुछ लोगों ने दूसरे चरण का भी नेतृत्व किया है, लेकिन जो तीसरे चरण का मेन नेतृत्व किया है जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, छोटा भाई पुराणिक, अरुणा आसिफ अली, स्नेहलता, कनकलता और आरपी गोयनका के द्वारा जो क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं तीसरे चरण के दौरान। इसके अलावा भूमिगत रेडियो जो क्रांतिकारी कार्य मतलब जो भूमिगत गतिविधि है उनमें एक तो क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं, दूसरा इनके द्वारा किया गया भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना। तो क्रांतिकारी कार्य किनके द्वारा किए गए थे? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, छोटा भाई पुराणिक, अरुणा आसिफ अली, स्नेहलता, कनकलता, आरपी गोयनका। जो स्नेहलता थी वो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा थी और इन्होंने बनारस सचिवालय पर भारतीय ध्वज फहराया था। इसके अलावा जो कनकलता थी वो उन्होंने असम
में पुलिस थाने पर धावा बोल दिया और यहाँ पर इन्हें गोली लगी थी। अरुणा आसफ अली ने 1942 की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को। अब तीसरे चरण के दौरान जो भूमिगत गतिविधियां थी उनमें है दूसरी गतिविधियां है उनकी, एक तो थी क्रांतिकारी कार्य और दूसरे थे भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना। भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना, भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना। इसमें मुंबई व नासिक में रेडियो के केंद्र बनाए गए थे। किनके द्वारा? उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, BM खाकर और नादिमन अब्रवाद के द्वारा जो भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई थी। तीसरे चरण के दौरान एक तो थी भूमिगत गतिविधियां और दूसरी थी रॉबिनहुड पद्धति या कर्नाटक पद्धति। जो रॉबिनहुड पद्धति या कर्नाटक पद्धति क्या है? किसानों के द्वारा दिन में तो क्या कार्य किए जाते थे? कृषि कार्य। दिन में तो ये करते थे कृषि कार्य, तथा रात में अमीरों के घरों पर धावा बोला जाता। रात में अमीरों के घरों पर धावा बोला जाता था और धन को लूटकर गरीबों में बांट दिया जाता था। तो इसे क्या कहा जाता है? रॉबिनहुड पद्धति। इसी जो रॉबिनहुड पद्धति के दौरान ही जो उड़ीसा में एक सेना का गठन किया गया था, रक्त वाहिनी सेना का गठन किया गया था। कहाँ पर? उड़ीसा में। तो रॉबिनहुड पद्धति क्या है कि दिन में तो ये खेती का कार्य करते थे किसान और रात को अमीरों को घरों को लूटकर या उनके धन को लूटकर गरीबों में वितरित कर दिया जाता है। इसे कहा जाता है रॉबिनहुड पद्धति या कर्नाटक पद्धति। तो ये हमने देखा है जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका प्रसार 3 चरणों में। प्रथम चरण में शहरी क्षेत्रों तक सीमित था। द्वितीय चरण में गांवों में जो समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। और जो तीसरा चरण है जिसमें क्या हुआ था? भूमिगत गतिविधियां संचालित की गई। भूमिगत गतिविधियों में एक तो क्रांतिकारी किए गए थे और दूसरा था भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना। अब हम देखते हैं सरकारी दमन व गांधी जी का उपवास। जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका दमन सरकार के द्वारा किस प्रकार से किया गया है? तो सरकार ने बिना मार्शल लॉ लगाए निर्मम तरीके से जनता का दमन किया गया था। पटना के क्षेत्रों में मशीन गनों से दमन किया गया था। इसके अलावा भागलपुर, मुंगेर, तामलोक, उड़ीसा के क्षेत्रों में हवाई बम गिराए गए थे। मैक्सवेल रिपोर्ट के अनुसार लगभग 950 लोग गोली से मारे गए। 91,836 लोगों को गिरफ्तार किया गया और मुंबई से सर्वाधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा सामूहिक जुर्माने से करीब 90 लाख रुपए वसूल किए गए थे। सरकार ने सारण को कुख्यात अपराधी जिला घोषित किया गया था। सारण को क्या घोषित किया गया था? कुख्यात अपराधी जिला। कुख्यात अपराधी जिला किसे घोषित किया गया है? सारण, बिहार को। जो ईश्वरी प्रसाद ने इस क्रांति के बारे में, इस आंदोलन के बारे में क्या कहा है कि यह क्रांति फ्रांस के बास्तिल पतन की हिंसा तथा रूस की अक्टूबर क्रांति की अहिंसा के मध्य का मिश्रण थी। किनके द्वारा कथन कहा गया है? ईश्वरी प्रसाद के द्वारा। किसके संबंध में? जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो क्रांति हुई है उसका। लेन-लेथुगो ने क्या कहा था इसके बारे में? जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है उनके बारे में लेन-लेथुगो, जो कि भारत का वायसराय था, उन्हें कहा था कि यह 1857 के बाद सबसे भयानक विप्लव है। किनका कथन है ये? जो भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लेन-लेथुगो का। तो ये है जो भारत छोड़ो आंदोलन है उनका सरकार के द्वारा किस प्रकार से दमन किया गया था। अंत में हम देखते हैं गांधी जी के द्वारा उपवास। गांधी जी का उपवास, गांधी जी के द्वारा जो सरकार के द्वारा जो हिंसा की गई थी, सरकार के द्वारा जो दमन किया जा रहा था, उसके जो हिंसा व दमन पर गांधी जी तटस्थ बने हुए थे। गांधी जी वैसे हिंसा का विरोध करते थे और जब जो सबने जो असहयोग आंदोलन है उस दौरान क्या हुआ था? चोरी चोरा कांड। और जब वो हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो सरकार के द्वारा गांधी जी पर हिंसा व दमन पर गांधी जी तटस्थ बने हुए थे। और जब सरकार के द्वारा गांधी जी पर भारतीयों की हिंसा की भर्त्सना करने का दबाव बनाया गया तब गांधी जी ने सरकार को हिंसा का जिम्मेदार बताया।
यानी कि गांधी जी से कहा कि वो हिंसा का विरोध करे। गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी से सरकार एक्सपेक्ट कर रही थी गांधी जी हिंसा का विरोध करेंगे, लेकिन गांधी जी ने जो हिंसा है उसका कारण किसको बता दिया, सरकार को। इसके पश्चात आगा खां पैलेस में गांधी जी के द्वारा 10 फरवरी 1943 को 21 दिवसीय उपवास पर बैठ गए। गांधी जी 21 दिवसीय उपवास पर बैठे हैं 10 फरवरी 1943 को। कहां पर, आगा खां पैलेस में, जिसका देश विदेश में समर्थन मिला और चर्चिल पर गांधी जी के साथ समझौते बनाने का दबाव बढ़ा। यानी कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, कौन, विंस्टन चर्चिल, इन पर दबाव बना कि वो गांधी जी से उपवास तोड़वाए या गांधी जी की मांगों को मान ले, जिससे कि गांधी जी उपवास तोड़ दे। गांधी जी उपवास पर कब बैठे, 10 फरवरी 1943। कहां पर, आगा खां पैलेस में। उस समय पर गिरफ्तार थे गांधी जी। सरकार की इस दमन नीति के विरोध में वायसराय की परिषद से 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। कौन कौन से सदस्य थे, होमी मोदी, इसके अलावा नील रंजन सरकार, होमी मोदी, नील रंजन सरकार और एम एस अणे, जो कि वायसराय की परिषद से 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, मगर इन गतिविधियों का चर्चिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टे चर्चिल ने जो स्टेटमेंट दिया कि जब दुनिया इस महाशक्ति के सामने झुक रही है तो कमबख्त बुड्ढे के समक्ष हम कैसे झुके। ये किन का कथन है, चर्चिल का। इसके अलावा इन्होंने, चर्चिल का एक कथन था कि जब अकाल से लाखों लोग मरे, लाखों लोग मरे तो यह कैसे बच गया। यानी कि जो सरकार का नजरिया देखो, ब्रिटिश सरकार का, कि जब लोगों का जो सरकार के ऊपर दबाव था कि जो गांधी जी के उपवास को तोड़वाए या गांधी जी की मांगों को मान ले, जिससे कि गांधी जी उपवास तोड़ दे, तो तब चर्चिल ने क्या कहा है कि जब सारी दुनिया इस महाशक्ति के सामने झुक रही है, उस वक्त कमबख्त इस बुड्ढे के सामने हम कैसे झुके। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा था कि जब अकाल से लाखों लोग मरे तो ये कमबख्त, ये बुड्ढा कैसे बच गया। ये कथन है किनका, विंस्टन चर्चिल, जो कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। तत्पश्चात चर्चिल ने लिनलिथगो को निर्देशित किया कि गांधी जी का उपवास न खुलवाया जाए, यानी कि गांधी जी को मारने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। इस पर वायसराय ने ऑपरेशन रूबिकॉर्न चलाया। कौन सा, ऑपरेशन रूबिकॉर्न। ऑपरेशन रूबिकॉर्न चलाया गया है सरकार के द्वारा, किस संबंध में, गांधी जी के उपवास के संबंध में। नाम से सभी अधिकारियों को गांधी जी के अंतिम संस्कार की तैयारी करने का आदेश दिया। जो ऑपरेशन रूबिकॉर्न किसके लिए चलाया गया था, जब गांधी जी के द्वारा गांधी जी ने उपवास किया है 10 फरवरी 1943 को, तो जो विंस्टन चर्चिल थे उन्होंने लॉर्ड लिनलिथगो को निर्देशित किया और ऑपरेशन रूबिकॉर्न चलाया गया था। गांधी जी के अंतिम संस्कार की तैयारी करने का आदेश दे दिया गया था। 3 मार्च को गांधी जी ने यह कहते हुए उपवास तोड़ दिया या उपवास खोल दिया कि अभी मेरे देश को मेरी जरूरत है, अभी मेरे देश को मेरी जरूरत है, अभी मेरे देश को मेरी जरूरत है। यह कहते हुए गांधी जी ने उपवास तोड़ दिया। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार की जो सारी आशाएं थी कि गांधी जी मर जाएगा, विंस्टन चर्चिल जो चाहता था वह नहीं हुआ, और गांधी जी ने यह कहते हुए उपवास तोड़ दिया, उपवास खोल दिया कि अभी मेरे देश को जरूरत है। और 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया। इस प्रकार अगस्त सितंबर तक आंदोलन समाप्त हो गया। न ही ब्रिटेन ने भारत छोड़ा और न ही संवैधानिक सुधार हुए। अतः यह आंदोलन अपने उद्देश्यों में असफल रहा। लेकिन किन उद्देश्यों में यह सफल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन? जो भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन का हम देखते हैं लास्ट में मूल्यांकन में हम देखते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव रहा। मेनली ये अपने उद्देश्यों में असफल रहा क्योंकि जो भारत ने ही ब्रिटेन ने भारत को छोड़ा और न ही जो कांग्रेस को अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त हुई। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र और कर्नाटक।
इसके अलावा जो छात्र, मजदूर, कृषक आंदोलन की रीढ़ थे, जबकि उच्च वर्ग और नौकरशाही आंदोलन से तटस्थ बने रहे। यानी कि इसमें किसने पार्टिसिपेट किया और किसने नहीं? उच्च वर्ग और नौकरशाही आंदोलन से तटस्थ बने रहे थे, जबकि छात्र, मजदूर और कृषक आंदोलन की रीढ़ बने रहे थे। सरकार के प्रति निष्ठा रखने वाले तत्वों को आंदोलनकारियों ने देशद्रोही माना। आंदोलन से यह स्पष्ट हो गया था कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना काफी गहराई गहराई तक घड़ कर चुकी है। आंदोलन से यह बात स्पष्ट हो गई कि भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत पर अब और अधिक शासन करना संभव नहीं है। पूर्ववर्ती आंदोलनों की तुलना में इस आंदोलन में स्वतः स्फूर्तता का तत्व कहीं ज्यादा था। यद्यपि असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों में भी कांग्रेस ने स्वतः स्फूर्त तत्वों के विकास की संभावना को अवसर प्रदान किया था, किंतु 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में यह तत्व तुलनात्मक रूप से काफी अधिक था। वस्तुतः गांधीवादी जन आंदोलन की रणनीति यह थी कि शीर्ष नेतृत्व कार्यक्रम की योजना बना देता था तथा उसका कार्यान्वयन जनता तथा स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं के हाथों में छोड़ दिया जाता था। यद्यपि नेतृत्व को आंदोलन छेड़ने का अवसर न मिल पाने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा स्पष्ट नहीं की गई, किंतु एक बार जब कांग्रेस नेतृत्व एवं गांधी जी ने आंदोलन को परिभाषित कर दिया, सभी लोग उत्प्रेरित होकर आंदोलन से जुड़ गए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस भी सैद्धांतिक, राजनीतिक एवं संगठनात्मक तौर पर काफी लंबे समय से इस संघर्ष की तैयारी कर रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि स्वतंत्रता संघर्ष के एजेंडे में भारत को तुरंत आजादी दिए जाने की मांग को सम्मिलित किया गया था। इस आंदोलन के पश्चात कांग्रेस का नेतृत्व तथा भारतीय इस मांग के संदर्भ में कभी नरम नहीं पड़े। इस आंदोलन में जन सामान्य की भागीदारी अप्रत्याशित थी। लोगों ने अदम्य साहस एवं राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। यद्यपि उन्होंने जो प्रताड़ना सही वह अत्यंत बर्बर और अमानवीय थी तथा संघर्ष की परिस्थितियां भी उनके प्रतिकूल थी, किंतु आंदोलन के हर मोर्चे पर जनता ने अत्यंत सराहनीय भूमिका निभाई तथा आंदोलनकारियों को पूर्ण समर्थन एवं सहयोग प्रदान किया। तो यह है भारत छोड़ो आंदोलन का मूल्यांकन। तो आज हमने पढ़ा है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे पहले हमने इसके कारण देखे। कारण में है क्रिप्स मिशन की असफलता और दूसरा मेन कारण था इसका जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया को विजित करने के पश्चात भारत की ओर आक्रमण के लिए आगे बढ़ना। दूसरा मेन कारण इसका ये था। उसके बाद हमने इसका देखा है क्या आरंभ में हमने देखा है क्या कि पहले कांग्रेस की सहानुभूति किसके पक्ष में थी? जो मित्र राष्ट्रों के पक्ष में। तो अब लेकिन गांधी जी ने आक्रामक रुख अपनाया और गांधी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस मेरे आंदोलन को समर्थन नहीं देती है तो मैं इस देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा। दूसरे रुकावट थी गांधी जी के मार्ग में कौन? सुभाष चंद्र बोस, जो जापान का सहयोग या समर्थन प्राप्त करके भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहता था। तो उन्होंने उनको संबोधित करते हुए या उनको लक्ष्य करके कौन सा कथन कहा है कि अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए जापान का साथ लेना इस प्रकार है कि बीमारी से बुरा इसका इलाज। उसके बाद क्या होता है? 6 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इसमें पहली बार ब्रिटेन के भारत छोड़ने पर विचार किया गया था। उसके पश्चात 14 जुलाई 1942 को जो वर्धा में जो भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया है, गांधी जी के द्वारा पहली बार प्रस्ताव रखा गया है 14 जुलाई 1942 को वर्धा बैठक में। और इसकी सूचना देने के लिए यानी कि जो ब्रिटेन भारत छोड़ो उसकी सूचना देने के लिए मीराबेन को वायसराय लेनिन से मिलने के लिए भेजा था, लेकिन वायसराय ने उससे वार्ता नहीं की। उसके बाद 1 अगस्त 1942 को जो इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया था, जब तिलक दिवस मनाया जा रहा था उस समय नेहरू जी ने क्या कहा था कि हम दुधारी तलवार से खेलने जा रहे हैं और इसका वार हमारे ऊपर भी आ सकता है और हमें भी घाव दे सकता है, मगर हम बेबस है। किनका कथन है? यानी कि ये एक प्रकार से ये बता रहा है कि उनके समक्ष कोई विकल्प रहा ही नहीं। तो ये कथन है नेहरू जी का। जबकि पटेल ने क्या कहा था कि यह आंदोलन अल्पकालिक होगा मगर भयंकर होगा। उसके बाद 7 अगस्त 1942 को मुंबई में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इसमें नेहरू के द्वारा क्वाइट इंडिया मूवमेंट या क्वाइट इंडिया रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया गया। इसमें कहा गया कि यह प्रस्ताव धमकी नहीं है बल्कि निमंत्रण है शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण का। पटेल ने क्या कहा कि पटेल ने इस जो यह प्रस्ताव है उनका समर्थन किया और पटेल ने इस संबंध में एक कथन भी कहा है कि हम कैसे उन शस्त्रों पर विश्वास कर ले जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को नहीं बचा पाए या
जो मलेशिया है, बर्मा, उन देशों को नहीं बचा पाए, क्या हम कैसे उन पर विश्वास कर सकते हैं? ये कथन किनका है? वल्लभ भाई पटेल का। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पर मतदान हुआ और यह प्रस्ताव पारित हो गया। कांग्रेस के स्तर पर यह पारित हो गया। इस दौरान गांधी जी ने एक लंबा भाषण दिया और भाषण के संदर्भ में पट्टाभी सीताराम मैया ने क्या कहा कि उस दिन गांधी जी देवी या पैगंबर की प्रेरक शक्तियों के भाग लग रहे थे। इसमें गांधी जी ने क्या कहा था कि जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट है उनके कार्यक्रम बताए। उसके अलावा उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हो जाते हैं तो जो स्वतंत्रता प्रेमी लोग हैं, स्वाधीनता प्रेमी लोग हैं, वो स्वयं के मार्गदर्शन से आंदोलन को जारी रखें। इस प्रस्ताव पर विभिन्न दलों की प्रतिक्रियाएं क्या रही? गांधी जी के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन है या नेहरू के द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के समक्ष, उसके संबंध में क्या प्रतिक्रियाएं रही थी? जो तेज बहादुर सप्रू है उन्होंने इसे असामयिक और अविचारित बताया और गांधी जी को कहा कि गांधी जी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। इसके अलावा अम्बेडकर के द्वारा क्या कहा गया? अम्बेडकर ने इसे अनुत्तरदायित्वपूर्ण और पागलपन भरा कार्य कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि गांधी जी की यह हिमालयन जैसी भूल है और इससे अराजकता फैलेगी। इसके अलावा जो हृदयनाथ कुंजरू ने क्या कहा था कि यह देश के विरुद्ध आंदोलन है। इसके अलावा हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, अकाली दल, उदारवादी सब इस प्रस्ताव के खिलाफ थे। लेकिन 8 अगस्त 1942 की रात को गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में करो या न मरो के नारे के साथ जनता को आंदोलन करने हेतु निर्देशित किया गया और उसी रात्रि को ठीक 12 बजे सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया और 9 अगस्त प्रातःकाल तक सभी नेताओं को, सभी कांग्रेस के जो नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो करो या मरो का मतलब क्या है? करो या मरो का मतलब ये है कि या तो हम आज़ादी का कार्य करेंगे या तो हम देश को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में हम मारे जाएंगे, लेकिन हम अपनी गुलामी को देखने के लिए आगे जीवित नहीं रहेंगे। यह है करो या मरो। तो जो ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत प्रातःकाल 9 अगस्त तक सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके कौन से नेताओं को कहाँ कहाँ रखा गया है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो जो महात्मा गांधी है, प्यारे लाल है, कस्तूरबा गांधी है और जो सरोजनी नायडू है और महादेव देसाई, इनको कहाँ रखा गया है? आगा खां पैलेस में। आगा खां पैलेस में किन किन को रखा गया है? महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, महादेव देसाई, कस्तूरबा गांधी और प्यारे लाल। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है 22 फरवरी 1944 को और इसी दौरान महादेव देसाई की भी मृत्यु हो जाती है 15 अगस्त 1942 को। जो राजेंद्र प्रसाद है उनको रखा गया था बांकीपुर पटना में रखा गया है राजेंद्र प्रसाद को। मौलाना आजाद को रखा गया था बाकुंडा जो कि पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था बरेली जेल अल्मोड़ा में रखा गया है जवाहरलाल नेहरू को। जयप्रकाश नारायण को रखा गया था हजारीबाग जेल में और जेबी कृपलानी को रखा गया था अहमदनगर महाराष्ट्र जेल में। सभी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन बिना नेतृत्व के स्वतःस्फूर्त तरीके से आगे बढ़ा। उग्र एवं युवा लोगों का बाहुल्य होने के कारण यह आंदोलन हिंसक हो गया। इस कारण इसे कहा जाता है अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति क्यों कहा जाता है? एक तो अगस्त में प्रारंभ हुआ, क्रांति से इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंदोलन ने हिंसा का रूप धारण कर लिया और सभी नेताओं को गिरफ्तार करने के कारण ये स्वतः स्फूर्त तरीके से आगे बढ़ा। इस कारण इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन या स्वतः स्फूर्त क्रांति भी कहा जाता है। और इस संबंध में जो लुई फिशर है उन्होंने एक कथन कहा है कि जैसे ही गांधी जी को जेल के दरवाजे में बंद किया वैसे ही हिंसा की धारा दरवाजे के बाहर आ गई। जो क्वाइट इंडिया शब्द है वो दिया गया है लुई फिशर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था, यानी कि नेक्स्ट बिंदु हमने पढ़ा था कौन सा? कार्यक्रम। जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके कार्यक्रम क्या थे? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम हरिजन पत्रिका में मशरूम वाला के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। जो 12 सूत्री कार्यक्रम था, इनमें क्या कहा गया था? सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी में रहते हुए, यानी कि वो नौकरी से त्यागपत्र दे दे और नौकरी में रहते हुए कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखें। कांग्रेस का मतलब ही उस समय एक प्रकार से इंडिया था। सैनिक देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे, यानी कि सेना में भर्ती रहे सैनिक, लेकिन देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। इसके अलावा आज़ादी मिलने तक छात्र शिक्षण संस्थान छोड़ दे। किसान कर अदायगी ना करे और यदि जमींदार किसानों और काश्तकारों का सहयोग नहीं कर रहा तो लगान नहीं दे किसान। जो राजा महाराजा है वो ब्रिटिश सरकार की बजाय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ले और जो जनता है ब्रिटिश प्रांतों की जनता और रियासतों की जनता वो स्वयं को या अपने आप को भारत का अंग समझे।
विधानसभाओं से त्याग पत्र दे दे, और यदि पुनः चुनाव होते तो पुनः चुनाव में भाग ले। ये है भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम, या जो मतलब कार्यक्रम है जो हरिजन पत्रिका में मसरूर माला के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद हमने देखा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसार की हमने देखे हैं 3 चरणों में। फर्स्ट चरण में ये शहरी वर्ग तक, शहर तक सीमित था, शहरी वर्ग तक या शहरी क्षेत्रों तक। जो सेकंड चरण है इसमें ये गांवों की ओर, गांवों में हमने मेनली पढ़ा है इसमें समानांतर सरकारें। और तीसरे चरण में जो भूमिगत गतिविधियों में मेनली हमने 2 चीजें पढ़ी है। कौन सी? एक तो भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना, और दूसरी चीजें हमने इसमें पढ़ी है कौन सी? जो रॉबिनहुड पद्धति या कर्नाटक पद्धति। जो भूमिगत कार्य है, भूमिगत कार्यों में क्या क्या देखा है? भूमिगत कार्यों में एक तो क्रांतिकारी कार्य थे और दूसरी थी भूमिगत रेडियो स्टेशन। भूमिगत गतिविधियों में क्रांतिकारी कार्य किनके द्वारा किए गए थे? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी, छोटाभाई पुराणिक, अरुणा सफली, स्नेहलता, कनकलता और आरपी गोयनका के द्वारा किए गए थे क्रांतिकारी कार्य। जबकि जो भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई थी उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, बीएम खाकर और नंदीवन अग्रवाल के द्वारा कहाँ कहाँ पर की गई है? मुंबई और नासिक में रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई। कर्नाटक पद्धति क्या है? कर्नाटक पद्धति में यह था कि जो किसान थे वो दिन में तो खेती का कार्य करते थे और रात को जो अमीर लोगों के घरों पर हमला करते थे, धावा बोलते थे और जो धन लूटते थे उनको गरीब जनता में वितरित कर दिया जाता था। इसे कहा जाता है रॉबिनहुड पद्धति। और इसी के तहत जो उड़ीसा में रक्तवाहिनी सेना का गठन किया गया है। यह है तृतीय चरण। द्वितीय चरण में क्या हुआ था? समानांतर सरकारों की स्थापना। द्वितीय चरण का मेन प्रचार था कहाँ पर? गांवों की ओर। समानांतर सरकारों में हमने पहली सरकार देखी थी बलिया यूपी में। इसके संस्थापक थे कौन? चेदू पांडे। यह पहली समानांतर सरकार थी। दूसरी है तामलुक मिदनापुर बंगाल में। किनके नेतृत्व में गठन किया गया है? सतीश सावंत के नेतृत्व में। जो तामलुक की सरकार को कहा जाता है ताम्रलिप्ति जातीय सरकार। इसके अलावा हमने तीसरी समानांतर सरकार देखी है कौन सी? सतारा में। सतारा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर प्रति सरकार के रूप में समांतर सरकार की स्थापना की गई है और इसका नेतृत्व नाना पाटिल द्वारा गठित और वाईवी चौहान और अच्युत पटवर्धन के नेतृत्व में या अच्युत पटवर्धन के सहयोग से सतारा में प्रति सरकार की स्थापना की गई है। और इसकी मदद औध रियासत के द्वारा की गई है। और इस रियासत, कौन सी रियासत? औध रियासत का संविधान किसके द्वारा लिखा गया है? गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट समानांतर सरकारें थी तलचर उड़ीसा में। किसके नेतृत्व में? लक्ष्मण नायक और पासी मौर्य के नेतृत्व में। जबकि वसुदेवपुर उड़ीसा में 17 दिसंबर 1942 में इसकी स्थापना होती है। किनके नेतृत्व में? गौरांग मोहंती और रामला प्रसाद के नेतृत्व में। जो वसुदेवपुर उड़ीसा में जो सरकार होती है उनका नाम है स्वाधीन वंशनिधि चकला सरकार। तो ये हमने पढ़ी है समानांतर सरकारें द्वितीय चरण में। प्रथम चरण में मेनली जो शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहता है और शहरी क्षेत्रों में जो भारत का स्टालिनग्राद कहा जाता है किसको? अहमदाबाद को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 माह तक मजदूरों ने हड़ताल की थी। जबकि सर्वाधिक प्रभाव भारत छोड़ो आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव रहा है बम्बई में। तो यहाँ पर सर्वाधिक हिंसा भी हुई है और सर्वाधिक गिरफ्तारियां भी वहीं पर हुई है। कहाँ पर? मुंबई। इसके बाद सरकार के द्वारा जो आंदोलन का दमन किया जाता है, दमन में बिना मार्शल लगाए हुए मशीन गनों से दमन किया जाता है। इसके अलावा हवाई जो वायुयानों से बम डाले जाते हैं। सामूहिक जुर्माने से करीब 90 लाख रुपए वसूल किए गए। जो सारण बिहार को कुख्यात अपराधी जिला घोषित किया गया है। इस क्रांति के संबंध में ईश्वरी प्रसाद ने कहा है कि यह क्रांति फ्रांस के बास्तुल के पतन की हिंसा तथा रूस की अक्टूबर क्रांति की अहिंसा के मध्य का मिश्रण है। जबकि लिनलिथगो ने कहा कि 1857 की क्रांति के बाद सबसे भयानक विप्लव है। इसके बाद हमने देखा था गांधी जी का उपवास। तो गांधी जी पर दबाव बनाया जा रहा था कि हिंसा को रोकने हेतु गांधी जी हिंसा की उपासना करें, लेकिन गांधी जी ने जो हिंसा के लिए सरकार को ही जिम्मेदार बनाया। उसके बाद गांधी जी ने 10 फरवरी 1943 को गांधी जी ने 21 दिवसीय उपवास प्रारंभ कर दिया, जिसको देश विदेश में समर्थन मिला और चर्चिल पर गांधी जी के साथ समझौते का दबाव बनाया जाने लगा। लेकिन चर्चिल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उल्टे उन्होंने क्या कहा था कि जब दुनिया इस महाशक्ति के समक्ष झुक रही है, कम वक्त बुड्ढे के समक्ष हम कैसे झुके। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अकाल में जब लाखों लोग मर रहे तो यह बुड्ढा कैसे बच गए। किनका कथन है? विंस्टन चर्चिल, जो कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। उसके पश्चात चर्चिल ने लिनलिथगो को निर्देशित किया कि गांधी जी का उपवास नहीं खुलाया जाए, यानी कि गांधी जी को मारने की पूरी तैयारी कर ली गई थी
और एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन रूबीकॉर्न। ऑपरेशन रूबीकॉर्न का काम क्या था कि सभी अधिकारियों को यह निर्देशित कर दिया था कि गांधी जी के अंतिम संस्कार की तैयारी करने के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन 3 मार्च को गांधी जी ने यह कहते हुए उपवास खोल दिया कि अभी मेरे देश को मेरी जरूरत है, और चर्चिल की आशाओं पर पानी फेर दिया। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। इस प्रकार अगस्त सितंबर 1944 तक आंदोलन समाप्त हो गया। न ब्रिटेन ने भारत छोड़ा और न ही संवैधानिक सुधार हुए, लेकिन इसलिए यह आंदोलन अपने उद्देश्यों में असफल रहा। लेकिन जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी, जो राष्ट्रवाद था, वो लोगों में यानी कि लोगों के दिल से जो सरकार का जो भय था, ब्रिटिश सरकार का भय था, वो पूरी तरह से निकल चुका था। जो आंदोलन में भागीदारी किन किन ने की? आंदोलन में जो नागरिक सेवा के जो अधिकारी थे, R.K. पाटिल, महाधिवक्ता मोतीलाल शीतलवाड़, बलदेव सहाय और सरकारी वकील व जागीरदार थे, इन्होंने इस्तीफे दे दिए थे। और भारत छोड़ो आंदोलन में जनता की भागीदारी किस प्रकार से रही? तो इसमें जो युवक थे, उन्होंने, जो स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा जो महिलाएं थी, मुख्यतः स्कूल और कॉलेज की छात्राओं ने आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। अन्य महिलाओं में अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता प्रमुख रही। जो किसान थे, कौन सा? किसान वर्ग। किसान, पूरे देश के किसान इस आंदोलन की जान थे। किसान चाहे अमीर हो या गरीब, सभी ने आंदोलन में ऐतिहासिक भागीदारी निभाई। यहाँ तक कि कुछ जमींदारों ने भी आंदोलन में भाग लिया, विशेष कर दरभंगा के राजा, जो कि काफी समय से जमींदार भी थे। किसानों ने केवल ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों को ही अपना निशाना बनाया तथा जमींदारों के विरुद्ध उन्होंने कोई हिंसा प्रदर्शित नहीं की। बंगाल, मिदनापुर, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र, गुजरात, केरल, यूपी किसानों की गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। जो सरकारी अधिकारी, एक वर्ग था सरकारी अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी विशेष रूप से प्रशासन व पुलिस के निचले तबके से संबंध अधिकारी, इन्होंने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। फलतः इस तबके के सरकारी अधिकारियों से सरकार का विश्वास समाप्त हो गया। यानी कि सरकारी अधिकारी जो कि निम्न तबके से संबंधित थे, उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया। इसके अलावा मुसलमान, इन्होंने भूमिगत आंदोलनकारियों को आश्रय प्रदान किया और आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा का नामो निशान नहीं था। इसके अलावा जो कम्युनिस्टों ने, यद्यपि इनका निर्णय आंदोलन का बहिष्कार करना था, फिर भी स्थानीय स्तर पर सैकड़ों कम्युनिस्टों ने आंदोलन में भाग लिया और देसी इनका जो सहयोग सामान्य था, यानी कि ये ना तो पक्ष में थी और ना विपक्ष में थी, जो देसी रियासतें थी वो। तो आज पढ़ा है हमने भारत छोड़ो आंदोलन। धन्यवाद।